हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की विज्ञान विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रदान की गई है, उसका अध्याय 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हम देखेंगे कि हम उनको किस प्रकार से लिख सकते हैं। हम चैप्टर स्टार्ट करें इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिल सके, एवं यदि वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अध्याय 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। तो इसके प्रश्न स्टार्ट करने से पहले पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी दी गई है, जिसमें कि हमें ये सारणी है इसको कंप्लीट करना है। इसमें दिया गया है कि आपने घर में निम्नलिखित घटनाएं देखी होंगी। तो देखिए, आपने देखा होगा कि ब्रेड या रोटी पर फफूंद लग जाती है, ये तो सभी ने देखा ही देखा है। तो इसमें हमें उत्तर हाँ या नहीं में देना है। तो यदि आपने देखा है तो आप हाँ लिख देंगे, नहीं देखा है तो नहीं लिख देंगे, लेकिन देखा ही होगा। तो उसका हमें रंग बताना है। तो हम जानते हैं वो भूरा और काला रंग होता है। और इसके बाद जूते पर फफूंद देखी है तो हाँ, जैसे चमड़े के जूते होते हैं जो उस पर फफूंद लग जाती है कभी कभी बारिश के समय में, तो वो हल्के भूरे रंग की फफूंद देखी जा सकती है। और जहाँ हमेशा गीला रहता है वहाँ पर काई जम जाती है, ये देखी होगी सभी ने, तो हाँ। और इसका रंग कैसा होता है? हरा। अभी बारिश का समय है तो अभी तो सभी जगह दिखाई देती है हमें काई। इसके बाद गर्मी में खाना खराब होना, खाना जब भी खराब हो जाता है तो उस पर भी फफूंद जो हल्के सफ़ेद रंग की हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार से ये जो सारणी है आपको कंप्लीट कर लेना है, और यहाँ पर आपको अपने विचार देना है कि ये क्या है। तो ये सूक्ष्मजीव हो सकते हैं और अपने विचार लिखिए। ये सूक्ष्मजीवों के हमें समूह के रूप में ये दिखाई देते हैं। आगे देखिए, आगे के बॉक्स में ये हमारे लिए कुछ सूक्ष्मजीव लिखे हुए हैं, उनके ग्रुप लिखे हुए हैं, तो हमें ये बताना है। तो इस बॉक्स में लिखना है कि सूक्ष्मजीव कौन कौन है। तो देखिए, जीवाणु, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, ये तो सूक्ष्म जीवों के वर्ग हैं। इसके अलावा जो बच गए हैं उनको हमें नीचे वाले इन बॉक्सेस में लिखना है और बताना है कि ये क्या हैं। तो देखिए, ये सूक्ष्म जीवों के वर्ग ना होकर एक सूक्ष्म जीव ही हैं, इसलिए हम इनको अलग से बॉक्स में लिख देंगे और इनके विषय में भी आपको अपने विचार देना है। तो हम बता देंगे कि ये जो पैरामीशियम, ईस्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, तो ये भी प्रोटोजोआ, कवक एवं जीवाणु वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। देखिए, यहाँ से हमारा प्रश्न एक स्टार्ट होता है जिसमें कि विकल्प दिए हुए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसके हमें उत्तर चुनकर बताना है। तो पहला जो विकल्प है उसमें पूछा गया है कि आपने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा, जिससे दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म जीवों में जनन। तो विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया है कि बूझों को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका कारण है। तो देखिए, मलेरिया है जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है जो उसके काटने के कारण फैलता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, मादा एनाफ्लीज मच्छर। अगला जो विकल्प है इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में नहीं होता है। तो देखिए, जो पौधों का सूखना है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा नहीं होता है। अगला जो विकल्प है उसमें हमसे पूछा गया है कि आपने बाजार से ब्रेड लाकर उसे खुले तथा नम स्थान पर रख दी तो कुछ समय बाद उस पर काली संरचनाएं दिखने लगेंगी, इसका क्या कारण है? तो जब ब्रेड में हमें जो फफूंद दिखाई देती है नमी के कारण, वो कवक नामक सूक्ष्मजीव के कारण हमें दिखाई देती है। तो विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, पांचवा जो विकल्प है इसमें पूछा गया है कि नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा घट जाती है, बढ़ जाती है, स्थिर रहती है, या कभी कम तो कभी बढ़ जाती है। तो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वायुमंडल में स्थिर रहती है नाइट्रोजन चक्र के दौरान। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा, स्थिर रहती है। चलिए, इसके बाद प्रश्न 2 में रिक्त स्थान में ये शब्द चुन करके हमें भरना है। तो चलिए हम देखते हैं पहला ही रिक्त स्थान, जिसमें हमसे पूछा गया है कि थैलियों में आने वाला दूध
संदूषित नहीं होता है क्योंकि यह दूध खालिस्तान होता है। तो यह दूध खराब या संदूषित इसलिए नहीं होता है क्योंकि यह दूध पाश्चुरीकृत होता है। खालिस्तान नंबर 2, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है खालिस्तान कहलाती है। तो ये औषधि प्रतिजैविक कहलाती हैं। नंबर 3 में पूछा गया है कि प्राकृतिक शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। तो प्राकृतिक शर्करा को अल्कोहल में बदलने की जो क्रिया है वो किण्वन कहलाती है। खालिस्तान नंबर 4, इसमें पूछा गया है कि डेंगू के वायरस का वाहक मच्छर है। तो इसका जो वाहक मच्छर है वो एडीज मच्छर, मादा एडीज मच्छर। खालिस्तान नंबर 5, इसमें पूछा गया है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। तो ऐसे रोग कहलाते हैं संचरणीय रोग जो कि संपर्क में आने से फैलते हैं। तो इन रोगों को कहा जाता है संचरणीय रोग। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला ही प्रश्न है कि हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल क्यों रखना चाहिए। तो देखिए, खांसते और छींकते समय हमें अपने मुंह पर रुमाल इसलिए रख लेना चाहिए ताकि जब हम खांसेंगे या छींकेंगे तो उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं उस रोग के वो अन्य स्वस्थ व्यक्ति तक जा सकते हैं और उन्हें भी क्या कर सकते हैं, बीमार। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर दे सकते हैं कि वह अन्य व्यक्ति तक ना पहुंचे और उसे बीमार ना कर पाए। इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बूझो का जन्मदिन 12 मई को था, जिस अवसर पर माँ ने छोले भटूरे बनाए जिसे वे रात में फ्रिज में रखना भूल गई। बूझो ने उसे दूसरे दिन दोबारा खा लिया जिससे बूझो को उल्टी होने लगी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण है, इसलिए भोजन विषाक्तन कैसे हो गया। तो देखिए, खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग भोजन में जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी वृद्धि के कारण हो जाता है। खाद्य विषाक्तन भोजन में हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण हो जाता है। ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये क्या करते हैं, भोजन में विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं और भोजन को विषाक्त अथवा जहरीला कर देते हैं और ये हमें नुकसानदायक होता है। यहाँ तक कि हमारी मृत्यु भी हो सकती है, इतना विषाक्त कर देते हैं भोजन को। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित रोगों में से जीवाणु, बैक्टीरिया तथा विषाणु, वायरस द्वारा होने वाले रोगों को छांटिए। तो यहाँ पर ये जो रोग दिए गए हैं इनको हमें जीवाणु और विषाणु द्वारा होने वाले रोगों में वर्गीकृत करना है। तो देखिए, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जीवाणु जनित रोग जो कि है हैजा, टाइफाइड और क्षय रोग। अन्य जो रोग हैं वो विषाणु जनित रोग हो जाएंगे जैसे कि हेपेटाइटिस ए, पोलियो और खसरा। इस प्रकार से इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम क्या है। तो ये जो चित्र है ये अमीबा का चित्र बना हुआ है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि ये चित्र अमीबा का है और हमें ये बताना है कि यह सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आता है। तो यह सूक्ष्म जीवों के प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। अगला जो प्रश्न है इसमें बताना है कि इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम बताइए। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग ये कुछ रोग हैं जैसे अतिसार, मलेरिया, पेचिस आदि। ये रोग जो है प्रोटोजोआ नामक वर्ग के जो सूक्ष्म जीव हैं उनके द्वारा उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7 जो है कि पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल करने के लिए उबालना आवश्यक क्यों है। तो देखिए, पाश्चुरीकृत दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक हम गर्म करके एकाएक क्या कर देते हैं, ठंडा। और ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इसी कारण इस दूध को तो बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो दूध अपाश्चुरीकृत होता है उसे उपयोग से पहले उबालना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो सकती है और जो दूध है वो खराब हो सकता है।
तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। बूझो अपने मित्र को देखने उसके घर गया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर गड्ढों में पानी भरा हुआ है, उसके घर के कूलर में भी पानी भरा हुआ है, उसमें मच्छर पनप रहे हैं। बताइए कि बूझो का मित्र कौन सी बीमारी से ग्रसित हो सकता है। तो देखिए जो हमें यहाँ पर परिस्थितियां बताई गई हैं कि उसके घर के बाहर पानी भरा हुआ है, मच्छर पनप रहे हैं, तो इससे एक हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बूझो का मित्र मलेरिया अथवा डेंगू नामक रोग से ग्रसित हो सकता है, क्योंकि मच्छर के काटने से ये बीमारियां हो सकती हैं। अगला ही प्रश्न है जो पूछा गया है कि उसके बीमार होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो बूझो के मित्र के बीमार होने का मुख्य कारण मादा एनाफ्लीज एवं एडीज मच्छर के काटने से रोग के सूक्ष्म जीव उसके शरीर में प्रवेश करना हो सकता है, कि जब मच्छर ने उसके मित्र को काट लिया तो उसके जो रोगाणु हैं वो इसके मित्र के शरीर में प्रवेश कर गए, जिसके कारण बूझो का मित्र बीमार हो गया। तो इस प्रकार से ये उत्तर हम लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि इस बीमारी से बचने के लिए उसे कौन कौन से उपाय करना चाहिए। तो देखिए इस बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले उसे अपने घर के आसपास पानी को एकत्रित नहीं होने देना है और मच्छरदानी लगाकर सोएं, जिससे जो भी मच्छर हैं वो काट ना पाएं और इन रोगों से बचा जा सके। और ऐसी क्रीम लगा सकते हैं जिससे मच्छर ना काटें, और अन्य उपाय भी अपना सकते हैं, जैसे हमेशा फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहने। इस प्रकार से कई सावधानियों को हम रख सकते हैं और इन रोगों से बचा जा सकता है। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9, जिसमें पूछा गया है कि पहेली ने एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गर्म जल से गूंथ लिया। इस गूंथे हुए आटे को उसने रख दिया। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, पहेली 2 घंटे पश्चात इसमें क्या परिवर्तन देखेगी। तो देखिए 2 घंटे के पश्चात पहेली को आटा फूला हुआ दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? आटा फूला हुआ। अब इसी में पूछा गया है कि पहेली ने गूंथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा वह किस कारण से हुआ होगा। तो यह परिवर्तन ईस्ट के जनन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके निकलने के कारण हुआ होगा, क्योंकि ईस्ट के जनन के दौरान क्या होता है, जो ईस्ट सूक्ष्म जीव है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं और ये बाहर निकलने की कोशिश करती है गैस, जिसके कारण आटा क्या होता है, फूल जाता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर दिया जा सकता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि इस प्रक्रिया का उपयोग किन खाद्य सामग्रियों को बनाने में किया जाता है। तो ईस्ट का उपयोग है या इस प्रक्रिया का जो उपयोग है, ब्रेड, पेस्ट्री, केक, बिस्किट, इडली, डोसा आदि जो खाद्य सामग्रियां हैं इनको बनाने में इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। चलिए अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 10, जिसमें कि पूछा गया है कि हमें भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो हमें भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए, क्योंकि भोजन को खुला छोड़ देने पर उसमें सूक्ष्म जीव, मक्खी आदि बैठकर भोजन को विषाक्त कर सकते हैं और जिससे हम बीमार हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमें भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए ताकि उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि ना हो सके। चलिए प्रश्न क्रमांक 11, इसमें पूछा गया है कि पहेली ने कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफी समय तक संदूषित नहीं होता है। बताइए क्यों? आम का अचार काफी समय तक संदूषित नहीं होता है, क्यों? हमें ये बताना है। तो देखिए आम के अचार में नमक, तेल तथा मसाले होते हैं जो कि एक परिरक्षक का कार्य करते हैं और जिस कारण से अचार में सूक्ष्म जीव नहीं पनप पाते हैं और अचार खराब नहीं हो पाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक अगला, जिसमें कि पूछा गया है कि आपके घरों में
दादी मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है। तो देखिए घरों में कई सामग्रियां हैं जिनको सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है, जैसे कि अचार, पापड़ पापड़ बड़ी, अनाज, दालें, मुरब्बा आदि ऐसी खाद्य सामग्रियां हैं जिन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है। अचार में नमक का प्रयोग किया जाता है, पापड़ को सुखाकर और रखा जाता है, बड़ी दाल की बड़ी को भी सुखाकर रखा जाता है। सारी चीज़ों को सुखाकर रखा जाता है जिससे कि और इनमें नमी की मात्रा ना हो, ताकि सूक्ष्म जीव इनमें ना पनप सकें और खाद्य सामग्रियां हैं जो खराब ना हो सकें। चलिए अगला जो प्रश्न है जिसमें कि पूछा गया है कि चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। तो जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण है जो वो चीनी के द्वारा किया जाता है। किस किस का? जैम, जेली और स्क्वैश। चलिए अगला जो प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो दैनिक जीवन में जो सूक्ष्म जीवों का उपयोग है, दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक आदि के बनाने में सूक्ष्म जीवों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 13 जिसमें कि हमें नाइट्रोजन चक्र का जो आरेख है वो यहाँ पर हमें बनाना है प्रश्न क्रमांक 13 में। तो ये इसका जो चित्र है, आरेख है, पुस्तक में दिया गया है। देखिए ये आप पुस्तक से देखकर ये बना सकते हैं। चित्र 2.10 नाइट्रोजन चक्र, इसको आप बना लीजिएगा। देखिए बता सकते हैं कि जो नाइट्रोजन चक्र है, इसका पूरा चक्र चलने के बाद नाइट्रोजन की मात्रा कैसी रहती है? स्थिर रहती है, उसकी मात्रा में कोई कमी नहीं आती है। तो ये जो चित्र है अब बनेगा। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोग जनक सूक्ष्म जीव तथा रोग से बचाव के उपायों को तालिकाबद्ध कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप पाठ्य पुस्तक में जो ये सारणी 2.1 दी गई है जिसमें कि मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग हैं, ये आप देख करके लिख सकते हैं कि क्षय रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है और वायु के द्वारा ये इसके जो रोगाणु हैं वो फैलते हैं। खसरा वायरस के द्वारा होता है, चिकन पॉक्स वायरस के द्वारा, पोलियो वायरस के द्वारा, हैजा जीवाणु के द्वारा होता है, टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होता है। तो ये पुस्तक में ये सारणी दी गई है, इसमें से आप लिख सकते हैं। और कुछ रोग हैं जो पौधों में भी सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलते हैं, तो ये भी आप लिख लीजिएगा कि नींबू में कैंकर रोग होता है जो कि जीवाणु द्वारा फैलता है, गेहूं में एक रस्ट नामक रोग होता है जो कि कवक द्वारा फैलता है, भिंडी में पीत का रोग हो जाता है जो वायरस द्वारा फैलता है। अब देखिए अंक 15 जिसमें कि पूछा गया है कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए सूक्ष्म जीवों से मनुष्यों एवं पादपों में कई बीमारियां हो जाती हैं, जिस कारण ये इनको हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या है? अभिशाप है, हमारे लिए हानिकारक है, हमारे शत्रु है। लेकिन इन सब के होते हुए भी सूक्ष्म जीवों के कई लाभदायक क्या है? उपयोग हैं, जैसे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दही का जमना, केक एवं ब्रेड का निर्माण, शराब उद्योग में, इस प्रकार इनके कई उपयोग हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हम लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। हाँ, प्रश्न जितने थे हमने सारे कर लिए हैं, प्रश्न क्रमांक 15 तक ही थे, तो हमने सारे प्रश्न के जो उत्तर हैं वो देख सकते हैं। इसके बाद होते हैं प्रोजेक्ट शुरू। तो प्रोजेक्ट क्रमांक 1 इसमें पूछा गया है कि 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए, इन्हें ए एवं बी चिन्हित कीजिए। ये ए गमले में पौधों का कचरा तथा जंतु अपशिष्ट भर दीजिए, गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने भर दीजिए। 3 से 4 सप्ताह बाद इनका प्रेक्षण कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये देखिए ये आपको करना है और देखना है कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और करके देखने के बाद आप
आपको इसका 3 से 4 सप्ताह बाद इसका परीक्षण करना है कि ऐसा हो रहा है कि नहीं, और फिर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है? तो हम बताएंगे कि हाँ, दोनों गमलों की वस्तुओं में हमें अंतर दिखाई देता है। अगला जो प्रश्न है उसमें हमें बताना है कि दोनों गमलों में से किस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया होगा। तो हम बताएंगे कि गमला नंबर ए, जिसमें पौधों का कचरा एवं जंतु अपशिष्ट थे, उसकी सामग्री का अपघटन हो गया। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा है कि सामग्री के अपघटन का क्या कारण है। तो सामग्री के अपघटन का कारण है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होना। ठीक है, नमी के कारण और जीव अपशिष्ट में क्या होंगे, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो जाएगी और उनका अपघटन हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें हमसे पूछा गया है कि जिस गमले की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए, जिस गमले में पॉलीथीन, कांच और प्लास्टिक के टुकड़े हैं उनका अपघटन नहीं हुआ क्योंकि सूक्ष्म जीव इन वस्तुओं पर क्रिया नहीं कर सकते और इसी कारण इनका अपघटन नहीं हो पाया। अगला जो प्रश्न है जिसमें हमसे पूछा गया है कि जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया उसके क्या उपयोग हैं। तो देखिए, जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया जिसमें कि जंतु अपशिष्ट थे, उस गमले में जैविक खाद का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? जैविक खाद का। और ये जैविक खाद मिट्टी की उर्वरकता बढ़ा देगी, मिट्टी में ह्यूमस बढ़ा देगी और मिट्टी का गठन इससे सुधर जाएगा, जिससे पौधे हैं वो स्वस्थ पैदा होंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं प्रोजेक्ट नंबर 2। इसमें क्या करना है, आप अपने दैनिक जीवन में जिन डिब्बा बंद या पैकेट बंद भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं उन सामग्रियों के पैकेट्स का सूक्ष्म अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो देखिए, जितने पैकेट वाला भोजन है, खाद्य पदार्थ हैं आप खाते हैं, आपके घर में जो भी पैकेट हैं आपको देखना है। जैसे आप बिस्किट का पैकेट देख सकते हैं और उस पर जो निर्माण की दिनांक दी हुई है यहाँ पर आपको वो दिनांक लिखना है और जो दिनांक पैकेट समाप्ति का दिनांक है वो आपको लिखना है और उसमें क्या क्या संघटक, क्या क्या अवयव उपयोग किए गए हैं यहाँ पर आपको वो लिखना है देख करके, और उसमें परिरक्षक कौन सा उपयोग किया गया है यहाँ पर आपको उसका नाम लिखना है। ऐसे ही आप आटा का पैकेट, मैगी का पैकेट, चिप्स का पैकेट, दूध का पैकेट या अन्य पैकेट भी देख सकते हैं जो कि हम खाने में उपयोग करते हैं और उनकी आप पैकेट निर्माण की दिनांक, पैकेट समाप्ति की दिनांक, एक्सपायरी डेट और उसमें जो जो अवयव उपयोग हुए हैं उनको यहाँ लिखना है और कौन कौन से परिरक्षकों का उपयोग किया गया है ये आपको लिखना है। चलिए, इस प्रकार से हमने सारे प्रश्न के उत्तर देख लिए हैं और हाँ, इसमें अभी और प्रश्न हैं, इनके भी देखते हैं हम। कि प्रश्न 1, अपनी मम्मी या दादी से पूछकर पता लगाइए कि वे घर में किन किन भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करती हैं। तो ये आप अपने घर में पूछ सकते हैं और हम जानते ही हैं कि जैसे अचार हो गया, पापड़, मुरब्बा, दाल बड़ी, गेहूं, चावल आदि का हम लंबे समय तक संरक्षण करते हैं और इनको सुखाकर रखते हैं ताकि ये खराब ना हो और इनमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि ना हो। अगला प्रश्न कि इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए वे कौन कौन से तरीके अपनाती हैं, लिखिए। तो आप अपने घर में पूछ भी सकते हैं कि जो सामान है उनको सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किया जाता है। तो देखिए, जैसे अचार में नमक एवं तेल का प्रयोग किया जाता है। अन्य सामग्रियों को धूप में सुखाकर डिब्बे में बंद करके जमा किया जाता है जिससे कि उनमें नमी ना हो और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि ना हो सके। अगला प्रश्न है जिसमें हमसे पूछा गया है कि भोज्य सामग्री के अलावा भी घर में कोई ऐसी वस्तुएं हैं जिनको सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय किए जाते हों, यदि हों तो सूचीबद्ध कीजिए। तो बिल्कुल, जैसे कि हम ऐसे सामान जो हम खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग नहीं करते हैं फिर भी उनकी सुरक्षा करते हैं, जैसे कि
हम अलमारी में ये नैफ्थलीन की गोलियां भी डाल देते हैं जिससे कि कपड़े हैं वो खराब ना हो, उनके अंदर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि ना हो सके। अर्थात हम कपड़े, जूते आदि चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ उपाय करते हैं कि ये चीज़ें खराब ना हो खाद्य पदार्थ के अलावा। तो इस प्रकार से हमने अध्याय 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु, इसमें जितने भी प्रश्न दिए थे और प्रोजेक्ट दिए थे उनको हमने देखा कि हम उनके उत्तर किस प्रकार से दे सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।